हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस सेशन में। हम लोग अभी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। ये केमिकल काइनेटिक्स का चौथा लेक्चर है। हम लोगों ने अब तक 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और लास्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ रहे थे, राइट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोगों ने ड्राइव कर लिया था, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हम रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, ऑर्डर 1, ठीक। ऑर्डर अगर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो पावर क्या होगा हमारा 1, ठीक। जैसे कोई एक रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में से कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये था हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। और जब हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ ड्राइव किए थे तो क्या आया था हमारे पास, ln r नॉट डिवाइडेड बाई ln r डिवाइडेड बाई r नॉट इज इक्वल टू माइनस kt, ठीक है। और जब इसी इक्वेशन को एंटी लॉग लिए थे, मैंने कैसे एंटी लॉग लिया जाता है वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। तो ये इक्वेशन फिर बाद में क्या हो गया था हमारा, r बाई r नॉट इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस kt। और फिर इसे फर्दर से जब सॉल्व किए थे हमारे पास आ गया था r इज इक्वल टू r नॉट e टू द पावर माइनस kt, ठीक है। और इस इक्वेशन की मदद से हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का जब प्लॉट बनाए थे तो हमारे पास कुछ प्लॉट जो है वो ऐसा आया था, ठीक है। प्लॉट कैसा आया था, इधर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और इधर क्या है हमारा टाइम, और ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ आया था, ठीक है। और इसका मतलब क्या था, जब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जब हम यही प्लॉट बनाए थे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच का, तो वहां पे हमें एक लिनियर प्लॉट मिला था कुछ ऐसा, ठीक है। जिसका मतलब क्या था कि रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो किसी एक निश्चित समय में सारा रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो कभी भी खत्म नहीं होता है टाइम के साथ। देखो ये इनफाइनाइट टाइम तक जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रिएक्टेंट है, ठीक है, वो खत्म नहीं होता है। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है 100%, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड 100% because the amount of reactant never reduce to 0, ठीक है। क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो हम कंप्लीटली खत्म नहीं होता है, कंप्लीटली वो रिड्यूस नहीं होता है 0 तक, ठीक। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रिकैप जो मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा था। अब इस इक्वेशन को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था और कुछ इक्वेशंस और ड्राइव किए थे, राइट। जैसे अगर इस निगेटिव को इधर ले आए और फिर इसके पावर में ले जाए तो ये जो है इसके लॉग के अंदर का जो रेशियो है ये हमारा क्या हो जा रहा था, पलट जा रहा था, ठीक है। ln r नॉट, इसे खुद से करके देखना। जब हम ऐसे करेंगे ये निगेटिव क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को खुद से ड्राइव करके देखना, ठीक है। मैंने पिछले क्लास में लॉग की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी बता रखे हैं कि ये कैसे होगा। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आया था, ठीक है, जिसका यूज आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो उस इक्वेशन को हमेशा याद रखना है। क्या था, kt इज इक्वल टू, ये ln जो है इसका मतलब क्या है, log बेस e। इसका जो बेस है वो क्या है, e एक्सपोनेंशियल। हम इसे log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये ln log बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, r नॉट डिवाइडेड बाई r में कन्वर्ट हो जाएगा ये यहाँ से,
ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक, ये था हमारा पिछले क्लास का रिकैप जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखे थे। अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो मैंने पिछले क्लास में बताया उसमें भी कुछ ऐसा ही कुछ इक्वेशन आया था, 2-3 प्लॉट्स पढ़े थे और खत्म हो गया था। और ऑलमोस्ट कुछ वैसे ही हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, कुछ ग्राफ्स और कुछ इक्वेशन बता दिए, ये भी खत्म हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें 2-3 और एक्स्ट्रा इक्वेशंस पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम कुछ इसके एक्स्ट्रा एडवांस इक्वेशंस, इसके कुछ एक्स्ट्रा एडवांस टॉपिक्स पे आते हैं। उनमें से हमें पहला जो पढ़ना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ आया है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो लॉ के अंदर में है रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो कंसंट्रेशन के टर्म में दे रखा है। ठीक है, कंसंट्रेशन के टर्म में यहाँ पे है। हमें अब पढ़ना है इसी इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है इन द फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ in the form of degree of dissociation reactant। ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं किस चीज से? अल्फा से, जिसे हम डिनोट करते हैं, राइट, अल्फा से हम उसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए भी एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। क्या है? कोई एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एट इनिशियल टाइम पे, एट टाइम t0 पे जो रिएक्टेंट का अमाउंट होगा, ठीक है, वो R0 होगा। ठीक, ये इनिशियल अमाउंट है रिएक्टेंट का जब हमने रिएक्शन अभी हमारा शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, जब रिएक्शन शुरू होगा और मेरा मन किया कि किसी समय टाइम t पे, आफ्टर सम टाइम t पे जब हम देखेंगे तो क्या होगा? उस टाइम पे जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, इनिशियली प्रोडक्ट का अमाउंट क्या है? 0। आफ्टर सम टाइम रिएक्टेंट से कुछ अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट का अमाउंट बनेगा। वो प्रोडक्ट हमने मान लिया x। तो अगर प्रोडक्ट x बना तो यहाँ रिएक्टेंट से x अमाउंट घटा होगा। अगर प्रोडक्ट x बन रहा है तो वो कहाँ से बनेगा? रिएक्टेंट से ही तो बनेगा। मतलब रिएक्टेंट का x अमाउंट घटा है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो ये है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये क्या है? हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन। और ये क्या हो गया? हमारा फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हमारा क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन। हमें अब पुराना जो इक्वेशन है इंटीग्रेटेड रेट लॉ उसमें पुट कर देना है इसे। क्या था हमारा? KT इज इक्वल टू 2.303 log R0 बाई R। ठीक है, ये था इक्वेशन। अब इसी में इनिशियल है हमारा R0 और ये हमारा क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन। KT इज इक्वल टू 2.303 log R0, तो R0 ही रहेगा, लेकिन R जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? यहां से R0 माइनस X। ये अभी भी कंसंट्रेशन के टर्म में ही है। ठीक है, ये क्या है हमारा? R और ये क्या था हमारा? R0। ठीक है, ये हुआ। अब हम आते हैं अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते किसे? इस पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता ये है कि कितना अमाउंट रिएक्टेंट का डिसोसिएट हो गया, मतलब कि कितना अमाउंट रिएक्टेंट का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है और हम इनिशियली कितना ले रखे थे। इन दोनों का रेशियो जो होता है वो क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है? अमाउंट, डिसोसिएटेड अमाउंट, डिसोसिएटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट।
ठीक है। और अगर हम इस रिएक्शन के टर्म में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा यहाँ क्या डिसोसिएटेड अमाउंट का मतलब क्या है कि कितना रिएक्टेंट का अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो इसे हम जब इस रिएक्शन के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रिएक्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाय इनिशियल, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू क्या है हमारा, रिएक्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट, ये हमारा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। रिएक्ट कितना हो जा रहा है हमारा x, ठीक है, कितना रिएक्ट किया हमारा x, और इनिशियल अमाउंट कितना था r0, ठीक। अब यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या बनेगा, x इज इक्वल टू r0 अल्फा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसमें, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन में इसे पुट कर देंगे और हमें फाइनली जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में मिल जाएगा। लॉग ऊपर r0 रह जाएगा, नीचे r0 माइनस x की जगह पे, देखो यहाँ पे x जो है इसकी जगह पे r0 माइनस अल्फा पुट करना है, यहाँ पे r0 माइनस अल्फा, ठीक। अब देखो यहां से r0 और r0 कॉमन लेंगे, ऊपर से हमारा कट जाएगा, ठीक है। देखो कैसा है, r0 डिवाइडेड बाई r0 माइनस r0 अल्फा है, r0 यहां से जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, r0 बाई r0 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये यहां से यहां कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 1 बाई 1 माइनस अल्फा, ठीक है। जो फाइनल इक्वेशन हमारा मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, KT is equal to 2.303 log 1 by 1 minus alpha, ठीक है। ये हमारा फाइनल इक्वेशन बना किसका, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ में आई, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। देखो अगर क्वेश्चन में आपको रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दे रखा है तब तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, आसानी से हमें सारी चीजें कैलकुलेट करने में। यहाँ से देखो बेसिकली इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट करते हैं रेट कांस्टेंट या टाइम, ठीक है, कि इनिशियल इतना था और इतना बचने में, मतलब इतना से इतना कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगा, या फिर टाइम दे रखा होगा और रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको बताएगा। लेकिन जब क्वेश्चन में आपको रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नहीं दे रखा है, सिर्फ रिएक्टेंट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है, तो हम उस केस में इस इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। ये तक समझ में आया। ये था हमारा पहला। अब आते हैं हम दूसरे एक इक्वेशन पे। दूसरा हमारा इक्वेशन है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द गैसियस फेज रिएक्शन, ठीक है। अभी बता रहे हैं इसमें हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फेज रिएक्शन रिएक्टेंट, गैस फेज रिएक्टेंट, ठीक है। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, कोई एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है तो ये इसका जो इक्वेशन आएगा हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जो आएगा वो कैसा आएगा, 2.303 लॉग r0 डिवाइडेड बाई r, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आएगा, ठीक है, जहां पे R0 और R क्या है, हमारा कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का। लेकिन सोचो कि जो ये रिएक्टेंट है और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ये अगर गैसियस फेज में रहा, ठीक है, ये जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट हमारा गैस है और प्रोडक्ट भी हमारा गैस है, तो हम इसका कंसंट्रेशन तो डिफाइन कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक नया तरीका अपनाना पड़ा ताकि इस तरह के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सके, ठीक है। देखो करेंगे क्या कि जो गैसेस होते हैं,
ठीक है। उनका कंसंट्रेशन तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट उनका प्रेशर हम डिफाइन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा किसी सिलेंडर में गैस रहेगा वो उतना ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, ठीक है। जितना कम सिलेंडर में गैस रहेगा उतना कम प्रेशर बनाएगा, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि कंसंट्रेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा, मतलब कि सॉल्यूशन में रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेशन की वैल्यू बहुत लो, इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट का अमाउंट जो है सॉल्यूशन में बहुत कम है। सिमिलरली होता है गैसियस केमिकल स्पीसीज के लिए, गैसियस रिएक्टेंट के लिए, कि अगर अमाउंट मेजर करना चाहे गैस के लिए इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो क्या होगा, अगर ज्यादा अमाउंट में गैस है किसी सिलेंडर में तो उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, और अगर कम अमाउंट में गैस है सिलेंडर में उसका प्रेशर भी कम होगा। तो हम गैस रिएक्टेंट के केस में, गैसियस रिएक्टेंट के केस में कंसंट्रेशन टर्म को इन द टर्म ऑफ प्रेशर के टर्म में हम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टर्म को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। एट टाइम t0 पे, ठीक है, बेसिकली जो इस तरह के रिएक्शन होते हैं वो या तो लाइट के प्रेजेंस में होते हैं या तो उसे हीट करने के बाद होता है रिएक्शन, ठीक है। और जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो रिएक्टेंट बेसिकली इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, और वो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो एक से अनेक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। मे बी वो एक ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, बट चांसेस ये रहते हैं कि वो एक से अनेक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे एक नया टर्म n इंट्रोड्यूस कर रखा है। अगर सपोज वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर वो दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है, डिसोसिएट हो रहा है, तो n की वैल्यू क्या होगी 2। तीन प्रोडक्ट में अगर डिसोसिएट हो रहा है तो n की वैल्यू क्या होगी 3। ये याद रखना, ठीक है, n। तो देखो इनिशियली जब हम किसी कंटेनर में किसी गैस को भर के रखें, रिएक्टेंट को भर के रखें, तो कोई रिएक्शन होगा नहीं, तो उस टाइम उस गैस के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा वो होगा हमारा क्या, इनिशियल प्रेशर P0, ठीक है। हमने उसे थोड़ा सा हीट किया, रिएक्शन को शुरू किया, ठीक है, हीट करके या उसमें लाइट डाल के या किसी अनदर वे में, ठीक। तो क्या होगा कि कुछ गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और फिर प्रोडक्ट का भी अपना कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करेगा सिलेंडर के ऊपर। बात समझ आई। प्रोडक्ट भी हमारा क्या है, गैसियस फेज में, तो प्रोडक्ट का भी अपना कुछ ना कुछ प्रेशर होगा जो होगा हमारा P, और जो एट टाइम T पे प्रोडक्ट का जो प्रेशर P है तो उस टाइम जो रिएक्टेंट का प्रेशर होगा वो क्या होगा हमारा P0 माइनस P। बात समझ आई, यहाँ तक सब कुछ समझ में है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कुछ अमाउंट घटा है, कन्वर्ट हुआ है, तो प्रोडक्ट का भी अपना कुछ ना कुछ प्रेशर होगा P, और जितना प्रोडक्ट का प्रेशर होगा उतना ही रिएक्टेंट का प्रेशर कम होगा। जितना प्रोडक्ट का प्रेशर बढ़ेगा उतना ही रिएक्टेंट का प्रेशर घटेगा। ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल, और ये क्या हो गया हमारा फाइनल एट टाइम T पे। कुछ नहीं करेंगे, इसको उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां से हमारा KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग, ये R0 की जगह पे, R0 क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब इनिशियल अमाउंट कितना है प्रेशर के टर्म में P0, और ये हमारा R क्या रिप्रेजेंट करता है, फाइनल अमाउंट कितना है P0 माइनस P, ठीक है। तो क्या यही क्वेश्चन फाइनल हुआ, नहीं। अब इसमें हमें एक जो अननोन टर्म आया है P, ठीक है, अननोन टर्म जो P आया है इसे हमें रिप्लेस करना है। क्यों करना है, क्योंकि किसी कंटेनर में रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, ठीक है। तो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो जो ओवरऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिल करके जो प्रेशर लगा रहे हैं सिलेंडर के ऊपर उसे हम क्या कहेंगे, टोटल प्रेशर, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर PT, ठीक है, हम उसे तो मेजर कर सकते हैं, बट इंडिविजुअली जो रिएक्टेंट प्रेशर अप्लाई कर रहा है और जो प्रोडक्ट प्रेशर अप्लाई कर रहा है हम उसे नहीं मेजर कर सकते हैं इंडिविजुअली, क्योंकि एक ही सिलेंडर में रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है। प्रोडक्ट भी अपना प्रेशर लगा रहा है, रिएक्टेंट भी हमें अपना प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। तो हम इंडिविजुअली जो प्रोडक्ट का प्रेशर है, रिएक्टेंट का प्रेशर है, वो हम इंडिविजुअली मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे P क्या है हमारा, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का प्रेशर है जिसकी वैल्यू हमें यहाँ चाहिए। ये P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा,
P रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कि उस गैस सिलेंडर के अंदर रिएक्शन होने के बाद जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है वो प्रोडक्ट अपने से कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इस P की वैल्यू चाहिए जो कि हम आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस P की जो वैल्यू है उसे भी टोटल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पे NP होगा। ठीक, समझ में आया यहां तक? तो देखो क्या होगा कि अगर हम एट टाइम टी पे सिलेंडर का प्रेशर मेजर करें तो हमारा क्या देगा, टोटल प्रेशर। वो क्या होगा हमारा टोटल प्रेशर, जो कि किसके बराबर होगा, रिएक्टेंट के प्रेशर के और प्रोडक्ट के प्रेशर के। सिलेंडर के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो ही है, और वो जो दोनों इंडिविजुअली प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल प्रेशर, जो कि हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां से P0 माइनस P प्लस NP। अभी इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, P की वैल्यू निकाल करके यहां पे पुट कर देनी है। ठीक, PT माइनस P0 इज इक्वल टू N माइनस 1P। ये समझ में आया? अब हम यहां से P की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्या मिल जाएगा हमें, PT माइनस P0 डिवाइडेड बाई N माइनस 1। ठीक है, अब उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या है, हम इसको इंडिविजुअली यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है P0, क्या है हमारे पास, P0 डिवाइडेड बाई P0 माइनस P है, P की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। क्या, PT माइनस P0 डिवाइडेड बाई N माइनस 1। सॉल्व कर दो इसे, क्या आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, आप लोग खुद से करना, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, N माइनस 1 P0 डिवाइडेड बाई N P0 माइनस P0 माइनस PT प्लस P0। ठीक है, N माइनस 1 P0 यहाँ रहेगा इसे, और नीचे क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा N P0 माइनस PT। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ से N P0 माइनस P0 डिवाइडेड बाई N P0 माइनस PT। ठीक है, अब देखो इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये क्या है हमारा P0 इनिशियल प्रेशर, जो कि हम जब फर्स्ट टाइम किसी सिलेंडर में रिएक्टेंट को डालेंगे उस टाइम हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। ये क्या हमारा टोटल प्रेशर, किसी टाइम T पे जब रिएक्शन हो जाएगा, कुछ रिएक्शन हो जाएगा, उस टाइम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बने रहेंगे और उन दोनों मिल करके जो सिलेंडर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे उसे हम टोटल प्रेशर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसे अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ से, KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग, ठीक है, N P0 माइनस P0 डिवाइडेड बाई N P0 माइनस PT। ठीक है, ये हुआ हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर गैस फेज रिएक्शन। जब कोई भी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों गैसेस फॉर्म में हो तो उस टाइम पे हम इस इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे, हम उस टाइम पे इस इक्वेशन का यूज करेंगे। बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? अब आते हैं हम नेक्स्ट अपना एक तीसरा इक्वेशन जो हमें पढ़ना है वो है हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक रिएक्शन है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, बट जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली चेक किए
ऑर्डर जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। तो जब हमने इस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो हमें पता चला कि रिएक्शन जो है ना ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं है, कंप्लीटली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, बट इस रिएक्शन के मैक्सिमम प्रॉपर्टीज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे मैच कर रहे हैं। मतलब कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है बट बिहेव कर रहा है कैसा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा। बात समझ में आई? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि ऐसा रिएक्शन जो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं है बट वो बिहेव कैसा कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा, ठीक है। क्या होगा? अ केमिकल रिएक्शन which is not a first order reaction, but it behaves like a first order reaction. ठीक है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं है बट बिहेव करेगा कैसा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा, ठीक है। इसके दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी बुक में डिस्कस कर रखा है वो क्या है हमारा, पहला हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये क्या हमारा एग्जांपल, पहला क्या बता रखा है, पहला है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। और दूसरा हमें क्या बता रखा है, दूसरा एग्जांपल क्या है हमारा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है। ये दो एग्जांपल हैं, कई सारे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं बट बुक में जो डिस्कस कर रखा है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और दूसरा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है। तो आते हैं हम अपने फर्स्ट एग्जांपल पे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पे, ठीक है। क्या होने जा रहा है हमारा, पहला हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। देखो होता कैसे है ये रिएक्शन, कोई एक एस्टर, आप लोगों ने क्लास 11th में या 12th में ही पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एस्टर एक फंक्शनल ग्रुप होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है R-। ये R जो है वो हाइड्रोकार्बन्स होगा, अल्काइल चेन होगा, R- भी अल्काइल चेन होगा, ठीक है। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एसिड और एल्कोहल R-OH, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं, ठीक है, मैं आऊंगा कि कैसे इसको क्यों हम इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। उससे पहले हम अगर कहें आपसे कि इस रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन लिखें आप, तो कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू, रेट लिखने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, पहला कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तब तो सिंपल हो जाएगा, एस्टर का कंसंट्रेशन और वाटर का कंसंट्रेशन, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर ये रिएक्शन जो है ये फर्स्ट एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये कई सारे स्टेप में होकर के ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जब आपको ये पता चल गया कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो फिर आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, आपको नेक्स्ट क्या पता होना चाहिए कि इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। अब आते हैं हम उस पे, इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे, ताकि हम इसका रेट लॉ इक्वेशन लिख सके, ठीक है। तो इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, देखो ये रिएक्शन जो है वो एसिड के प्रेजेंस में होता है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है, ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन भी होता है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन भी होता है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। तो पहले क्या करता है एस्टर, फर्स्ट स्टेप में OR-, ये क्या करता है H+ जो है ना, और हाँ ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है, ठीक। H+ को अपना ये कार्बोनिल कार्बन का जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर से दे देता है और ये खुद प्रोटोनेट हो जाता है, ठीक है। क्या हो गया यहाँ से OH, इससे प्लस चार्ज आएगा और यहाँ से R-।
और उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है, इसके आगे तीसरा चौथा भी स्टेप होता है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा जो मेन गोल है वो क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आर डैश, ये जो प्रोटोनेटेड एस्टर है, ठीक है, वो आर डैश, इस पे जो वाटर का, जो वाटर में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे, ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो सके। बात समझ में आई? और ये हमारा क्या है, आरडीएस। ठीक है, ये क्या है हमारा आरडीएस, और जो बनाता है क्या है हमारे, ठीक है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, ओ आर डैश। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे जो H प्लस है वो कैटालिस्ट की तरह काम करेगा। और कैटालिस्ट का प्रॉपर्टी ये होता है कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद पहले वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, और रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा वो बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आई? तो H प्लस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, कंज्यूम हो गया, चूंकि ये कैटालिस्ट है तो इसे बाहर भी निकलना पड़ेगा। तो होगा क्या, यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए क्या करेगा, इस बॉन्ड को दोनों लोन पेयर ले लेगा और यहां से ये बना लेगा क्या, आर ओ एच आर डैश। ठीक है, और यहां से फिर आगे भी कई सारे स्टेप हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमें चाहिए क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब क्या, अब आप रेट लॉ इक्वेशन लिख लोगे आसानी से? ऑब्वियस सी बात है, रेट लॉ इक्वेशन क्या होगा हमारा, यहां से रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, क्या हमारा आर सी ओ आर डैश। ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा हमारा यहां से H2O का कंसंट्रेशन। ये क्या हो गया हमारा, रेट लॉ इक्वेशन मिल गया हमें। ठीक, हम यहां इसे लिखते हैं आर डैश ओ एच। हमारे पास क्या मिला, रेट इज इक्वल टू के एस्टर का कंसंट्रेशन और साथ में H2O का कंसंट्रेशन। अब मैं आपसे कहूं कि इस रिएक्शन का जिसका रेट लॉ इक्वेशन ये है, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा यहां से, ऑर्डर की वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी हमारी 2। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा, सेकंड ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर होगा, थर्ड ऑर्डर होगा। ठीक है, ये कैसा है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बट ये बिहेव कैसा करेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जैसे। जैसे जब हमने इस इक्वेशन का एक्सपेरिमेंटली, इस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली जब हमने टेस्ट करने की कोशिश की, ठीक है, तो ये कुछ इस इक्वेशन जो है, जो कि एक फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ इक्वेशन है, ठीक है, इसको फॉलो किया। ठीक है, समझ में? एक्चुअली इसका रेट लॉ इक्वेशन तो ये है, बट इसके एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है ना वो इससे बहुत ज्यादा मैच किए, इसीलिए हमने क्या कह दिया कि ये कैसा बिहेव कर रहा है, इस इक्वेशन की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इस इक्वेशन में देखो तो इस इक्वेशन में जो रेट है, रिएक्शन का जो स्पीड है, रिएक्शन का जो रेट है, वो वाटर के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एस्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बात समझ आई? क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एस्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है वो, और वो इसलिए नहीं डिपेंड कर रहा है क्योंकि जब भी इस तरह का रिएक्शन होता है तो जो सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है, उसमें वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वाटर का अमाउंट चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ आई कि हम इसे क्यों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसके एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है वो मोस्टली इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ हमारा मैच करते हैं, जिसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, बात समझ आई यहां तक? अब दूसरा एग्जांपल जो हमने बता रखा था केन शुगर वाला, केन शुगर, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, H22O11। ठीक है,
और ये क्या हमारा केन शुगर। और ये जब ब्रेक करता है, इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है, जब, अच्छा इसको इन्वर्जन क्यों कहते हैं? ठीक है, हमने बताया ना, बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या है, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, केन शुगर का भी यहाँ पे होता है हाइड्रोलिसिस। देखो कैसे, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, ये हमारा एक ग्लूकोज होता है और एक हमारा फ्रुक्टोज होता है। ठीक, अब देखो हम इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों कहते हैं? ठीक है, अभी मैंने पीछे एग्जांपल दिया था ना, इसे कहते क्या है हम, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहते क्यों है? ठीक है, जब इसके बारे में तुम पढ़ने की कोशिश करोगे कि क्यों कहते हैं ऐसा, ठीक है, तुमको आंसर जो मिलेगा वो ये है कि जो शुगर होता है, ठीक है, ये शुगर, सिर्फ शुगर का जो सॉल्यूशन है उसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, आप लोग पढ़ोगे स्टीरियो केमिस्ट्री में। ठीक है, किसी भी केमिकल स्पीसीज का अपना एक ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब वो उसका ऑप्टिकल रोटेशन वो शो करता है, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो। ठीक है, हर एक कंपाउंड ऐसे नहीं शो करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल रोटेशन। जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है वही ऑप्टिकल रोटेशन या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, तो केन शुगर जो है वो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो पॉजिटिव में होता है। ठीक है, और जब ये हाइड्रोलाइज हो जाता है और इन दोनों का जो मिक्सचर सॉल्यूशन हमें मिलता है उसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन होती है वो नेगेटिव में होती है। ठीक है, तो देखो ऑप्टिकल रोटेशन जो है ना वो इन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, जस्ट बदल गया, इन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हो रहा है यहाँ पे बेसिकली क्या, हाइड्रोलिसिस, बट इसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। बात समझ आई? तो देखो इसका रेट लो इक्वेशन अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या होगा हमारा, रेट इज इक्वल टू के C12H22O11। ठीक है, और ये भी वाटर के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, प्लस H2O, क्या होगा यहां से, H2। लेकिन ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और उसका रीजन भी ये है कि ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है, तो इसकी वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 0। बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने का पावर, ठीक है, ध्यान से सुनो, रेट ऑफ रिएक्शन जो है इस तरह का रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर या हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो इस तरह के रिएक्शन का जो स्पीड है, रिएक्शन का जो रेट है, उसे चेंज करने का जो पावर वाटर के पास है वो 0 होता है। वाटर उस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का जो रेट है उसको चेंज कर ही नहीं सकता, उसके पास पावर क्या होती है, 0। जब पावर इसकी 0 होती है तो क्या हो जाएगा, फाइनल ये वैल्यू की, ये जब किसी भी टर्म का पावर जो है वो 0 हो जाता है तो वो टर्म क्या हो जाएगा हमारा, 1। ठीक है, क्या मिलेगा यहां से हमें, O11। ठीक है, ये हमारा क्या है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया? तो देखो अब है कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का अभी भी एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो क्या है हमारा, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक, उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स का एग्जांपल डिस्कस करना चाहूंगा एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एनसीईआरटी बुक जब खोलोगे आप तो उसमें 2 एग्जांपल्स डिस्कस कर रखे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूं एग्जांपल। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल है वो क्या है हमारा, रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा ना, न्यूक्लियर रिएक्शन, यूरेनियम जो है उसका न्यूक्लियर रिएक्शन होता है और जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो एक एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट होता है और वो दूसरा एटम जो है वो एक अलग ही किस्म का एटम होता है, वो दूसरे टाइप्स का एटम होता है। ठीक है, दूसरे टाइप का एलिमेंट होता है। ठीक, तो जो रेडियो एक्टिव डीके होती है वो स्ट्रिक्टली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, रेडियो एक्टिव डीके। ठीक, बुक में जो एग्जांपल दे रखा है मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा टेंशन ना हो कि मैंने एग्जांपल कहाँ से उठा लिए हैं। और 2 to 8 होगा सर इसका।
2 6 और ये क्या बनता है हमारा हीलियम 2 और 4 में प्लस रेडॉन 2 2 2 में, ठीक है। और कितना हो जाएगा 86। ये क्या है हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन है, रेडियो एक्टिव डीके है। देखो एक प्रकार का एटम है, दो नए प्रकार के एटम में दो नए, एक प्रकार का एलिमेंट है जो दो नए प्रकार के एलिमेंट में क्या हो रहा है टूट रहा है, और इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। और जब हम इसका रेट लॉ लिखेंगे, चूंकि ये क्या हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो हमारा रेट लॉ क्या हो जाएगा के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल 1। और जो दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है बुक में वो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे रखा है, ठीक है। जनरली जो डिकम्पोजिशन होते हैं मतलब किसी एक केमिकल कंपाउंड से किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड में अनेक दूसरे केमिकल कंपाउंड में टूट जाना, ठीक है, डिकम्पोजिशन है, वो भी मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करता है, ठीक है। क्या है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, एग्जाम्पल यही है ना, N2O2 है, N2O2 and NO2 फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ठीक, एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक बचा है, वो क्या है हमारा हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो देखो पिछले के लेक्चर में मैंने जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बता रहा था तो वहां पे भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ मैंने आपको बताया था। हाफ लाइफ होता क्या है बेसिकली, आधा जो रिएक्टेंट जो इनिशियल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, इनिशियल रिएक्टेंट का जो अमाउंट है, ठीक है, रिएक्शन के बाद आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में, ठीक है, कितना समय लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं हाफ लाइफ। मतलब क्या है, इनिशियली हमारे पास R0 है रिएक्टेंट, ठीक है, R0 रिएक्टेंट है और R0 से R0/2 मतलब फाइनल जो रिएक्टेंट है वो R0/2 तक जाने में जो टाइम लगता है हमारे पास उसे हम क्या कहते हैं T हाफ, ठीक है। हम इसको सीधा इस कॉन्सेप्ट को हम सीधा इंप्लीमेंट करेंगे अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन में, जो कि क्या था KT इज इक्वल टू 2.303 log R0/R, ठीक है। क्या हमारा इनिशियल फाइनल, इनिशियल तो जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो हमारा फाइनल है वो क्या हो जाएगा R0/2 हो जाएगा। बात समझ आई? अब क्या करना है, जैसे ही हम R की वैल्यू R0/2 पुट करेंगे हमारा जो टाइम है वो T से T हाफ कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या आएगा हमारे पास KT हाफ इज इक्वल टू 2.303 और यहां से आएगा हमारे पास लॉग, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है। KT इज इक्वल टू, ध्यान से देखो इधर वाले इक्वेशन को, 2.303 मल्टीप्लाइड बाई log 2, ठीक। और ये हमारा क्या है T हाफ, और यहां से जब हम T हाफ निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 2.303 log 2, ठीक, बाई K। अब देखो ये तो हुआ हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को अगर आप याद रखोगे तो जब भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में हाफ लाइफ आपको अगर पूछेगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, ठीक है, तो हाफ लाइफ आपको कैलकुलेट करने में इस इक्वेशन का यूज करके काफी डिफिकल्ट होगा
और इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर की जो दो टर्म है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट मैथमेटिकल जो वैल्यू होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि होता है हमारा T1/2 इज इक्वल टू 0.693/k। ठीक है, ये आया कहां से, इसके लिए आपको लॉग की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और लॉग जो 2 है इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, log 2 की जब वैल्यू आप निकालोगे वो भी कोई ना कोई पॉइंट में नंबर आएगा और उसको जब 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या है हमारा 0.693। अब ये इक्वेशन काफी ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आया। अब आते हैं, इसको जरा से हम कंपैरिजन करते हैं किससे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या आया था हमारा T हाफ, वहां पे जो T हाफ आया था वो आया था R0 डिवाइडेड बाई 2K, और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन था उसका T हाफ जो इनिशियल कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का, मतलब T हाफ जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसका जो T हाफ है, हाफ लाइफ जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। देखोगे यहां से तो ये कंप्लीट एक कांस्टेंट टर्म है इसके इक्वेशन में, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई K। ठीक है, जो कि क्या है हमारा पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है, K होता है, वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं करता थ्रू आउट द रिएक्शन, और ऊपर वाला तो कांस्टेंट है ही। तो क्या यहां से पता चला कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन independent of concentration of reactant। ठीक, यहां तक समझ में। अब देखो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैंने जब पिछले जीरो ऑर्डर के जब हाफ लाइफ जब बता रहा था तो वहां पे क्या हो रहा था कि जो सक्सेसिव हाफ लाइफ आ रहा था, मतलब ये है, एक एग्जांपल से मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं कि इनिशियली हमने सपोज किया कि 40 जो है रिएक्टेंट का जो अमाउंट 40 ले रखा है। ठीक है, 40 से 20 जाने में जो टाइम लगेगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे T हाफ 1। ठीक, अब फिर से 20 से 10 जाने में जो टाइम लगेगा उसे हम क्या कहेंगे T हाफ 2, और जो 20 से फिर 5 तक जाने में जो टाइम लगेगा उसे हम क्या कहेंगे T हाफ 3। जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के केस में चूंकि हाफ लाइफ जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, तो वहां पे जो हाफ लाइफ है वो क्या हो रहा था, इक्वल नहीं था तीनों केस में। ठीक है, जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटते जा रहा था, हाफ लाइफ जो है वो घटते जा रही थी, और जो हमारे पास जो ऑर्डर आया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था, जीरो ऑर्डर के लिए T हाफ 1 जो था वो ज्यादा था, मतलब 40 से 20 तक कन्वर्ट होने में ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, 20 से 10 तक कन्वर्ट होने में इससे कम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन 3 वाले स्टेप से ज्यादा समय लगेगा, और वो क्या आया था हमारा बीच में। ये हमारा ऑर्डर आया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो T हाफ है वो क्या था हमारा R0 डिवाइडेड बाई 2K। T हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था R0 का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। बात समझ में आई डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। अब आते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या होगा, जो तीनों हाफ लाइफ हैं, चाहे वो 40 से 20 में जाना हो, 20 से 10 में जाना हो, 10 से 5 में जाना हो, तीनों केस में हाफ लाइफ की जो वैल्यू है वो सेम रहती है। ठीक है, क्या होगा T हाफ
1 इज इक्वल टू टी हाफ 2 इज इक्वल टू टी हाफ 3। ये तीनों बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो हाफ लाइफ होता है वो क्या होता है हमारा 0.693 डिवाइडेड बाई के। ये इंडिपेंडेंट है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। ये कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का जो अमाउंट है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, चाहे वो 10 हो 20 हो या 40 हो, हाफ लाइफ जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, ये क्या है हमारा टी हाफ जो है वो क्या है हमारा कांस्टेंट। बात समझ में आई यहां तक, दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक, अब एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारा हाफ लाइफ का, वो है हमारा प्लॉट। ठीक है, प्लॉट बिटवीन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। मैंने इस तरह का प्लॉट जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी बताया था आपको। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बताओ कैसा प्लॉट बनेगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो रहा था हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा था हाफ लाइफ। तो हमारे पास जो प्लॉट आया था वो कैसा आया था, कुछ हाफ लाइफ जो था वो कुछ ऐसा था। ठीक है, अगर कम रिएक्टेंट रहा तो हाफ लाइफ भी कम लगेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा रिएक्टेंट रहा तो हाफ लाइफ भी ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा अगर रिएक्टेंट रहा तो हाफ लाइफ भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये क्या था हमारा जीरो ऑर्डर का। ठीक है, ठीक, लेकिन चूंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये था हमारा जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या हो रहा है, ये हाफ लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है उसका हाफ लाइफ जैसे ही हमें मिल गया, सपोज कि हाफ लाइफ कुछ यहाँ है, तो थ्रू आउट द रिएक्शन वो हाफ लाइफ इसका हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन। बस समझ आई। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, सारे इक्वेशन। ठीक, अब हम आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बीच का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा कंसेप्ट जो है फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कंसेप्ट जो है आपका वो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस को लिखूंगा और फिर उसे आप लोग समझने की कोशिश करना। नोटबुक को पीछे पलट के देखना कि मैं यहाँ पे जो डिफरेंस लिख रहा हूँ वो आपको पीछे जो मैं पढ़ाया है वहां से समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये साथ साथ आप लोग अपना होमवर्क करते जाना। ठीक है, क्या इधर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, और इधर हम लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, तो पहला जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, पहला जो डिफरेंस है वो यही है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो इंडिपेंडेंट होता है किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। ठीक, मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट इसका डिफरेंस लिखूंगा, आप लोग कॉपी पीछे पलट करके देख लेना कि मैं यहाँ जो बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको जरूर समझ में आएगा, मैं यहाँ पे वही चीजें लिखूंगा जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो पहला डिफरेंस है क्या है, वो रिएक्शन रेट जो होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट। ठीक है, इक्वेशन क्या आया था हमारा, जो रेट है वो क्या था हमारा के।
ठीक। और ये इसको डिफरेंशियल फॉर्म में हम लिखना चाहे तो क्या आया था, माइनस डी आर इज इक्वल बाई डी टी इज इक्वल टू के। ठीक है, समझ में आया? मतलब पहला रेट लॉ का जो पहला इक्वेशन है वो यही है और यही इसका पहला डिफरेंस है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो जो रिएक्शन रेट होता है, ठीक है, रिएक्शन रेट जो होता है, रिएक्शन रेट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। क्या आया था रेट लो हमारा, रेट इज इक्वल टू के आर। ठीक है, और कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो रेट होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। ठीक, और इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला डिफरेंस इन दोनों के बीच का। ठीक, अब आते हैं हम इसका दूसरा डिफरेंस पे। दूसरा क्या है हमारा, कंसंट्रेशन जो चेंज होता है वो लिनियरली चेंज होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक्सपोनेंशियली चेंज होता है। आपको बताया था कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ लिनियरली चेंज होता है। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, वो एक्सपोनेंशियली चेंज होता है। ठीक, क्या होता है, concentration changes linearly with time। समय के साथ जो है वो कंसंट्रेशन है वो इसमें लिनियरली चेंज होता है। ठीक है, जो रिएक्टेंट होता है वो हमारा क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक, जो रिएक्टेंट होता है वो क्या करता है, हमारा डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, और जो इक्वेशन फॉलो करता है वो क्या होता है हमारा, आर। जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है हमारा, आर इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी। ठीक है, समझ में आया? और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या क्या होता है, कंसंट्रेशन चेंज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन चेंजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ठीक, इसमें भी क्या होगा, रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। ठीक है, चेंज का मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। तो क्या होगा, जीरो ऑर्डर के केस में रिएक्टेंट लिनियरली डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट लिनियरली इंक्रीज करेगा। इधर क्या होगा, रिएक्टेंट जो है वो क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। डिक्रीजेस और प्रोडक्ट जो है क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, और जो इक्वेशन आता है वो क्या आता है हमारा, आर इज इक्वल टू, जो इक्वेशन आता है वो क्या आता है हमारा, आर इज इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये वो हमारा दो डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के बीच में। अभी और बाकी नेक्स्ट स्लाइड पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है वो किसी सर्टेन टाइम में
कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है 100%। बट फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या होता है, रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिएक्शन कंप्लीटेड ओवर सर्टेन टाइम। ठीक है, किसी निश्चित समय में क्या होगा, जीरो ऑर्डर के केस में रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है, बट फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड, नेवर कंप्लीटेड ओवर सर्टेन टाइम। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है। इसका ग्राफ भी मैंने बताया था, पिछले लेक्चर में ही बताया, आज भी जो जब लेक्चर शुरू किया तो शुरू में ही मैंने इसे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इधर क्या आया था हमारा रेट कांस्टेंट का यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकेंड, बट जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में क्या आया था, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है हमारा, सिर्फ और सिर्फ पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट जो हाफ लाइफ होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है, हाफ लाइफ जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और इसका जो एक्सप्रेशन आया था वो कैसा आया था, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2k। कैसे डिपेंड करता है हमारा, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, टी हाफ जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, डिपेंड नहीं करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, एक्सप्रेशन क्या आया था हमारा, एक्सप्रेशन आया था टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। क्या था हमारा टी हाफ था हमारा कांस्टेंट। ठीक है, ये था हमारा बेसिक 5 डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बीच में। ठीक है, इससे एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक, तो अब हम आते हैं अपना आज इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक पे, वो है हमारा nth ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इस टॉपिक की मदद से हम अभी तक जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पढ़े हैं, वो जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, इन सबका इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाल सकते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभी जो मैं बताने जा रहा हूं nth ऑर्डर रिएक्शन, ये वैलिड नहीं है। इसमें जो एक्सप्रेशंस आएंगे, इक्वेशन जो आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर में वैलिड नहीं होगा। ठीक है, क्या हमारा nth ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, nth ऑर्डर रिएक्शन, पहले मैं इसे बता दूं कि इट इज नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम इसमें जो इक्वेशंस आएगा, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम फर्स्ट ऑर्डर में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो क्या है कि कोई एक बेसिक सा रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट से हमारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। इसका रेट लॉ इक्वेशन क्या होगा हमारा, K x
जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जो रिएक्शन है वो nth ऑर्डर रिएक्शन है, तो ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी हमारी, ऑर्डर जो होगा वो x इज इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है, n हो जाएगा, पुट कर देते हैं इसमें k और n। अब जैसे कि आपको पता है रेट जो है वो इंस्टेंटेनियस डिफरेंशियल के फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस डी टी इज इक्वल टू के आर का पावर n, जिसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, सेपरेट कर देंगे, वही सारे वही सिंपल प्रोसेस हैं। क्या होगा मेरा यहाँ पे 1/Rn dr इज इक्वल टू माइनस के डी टी, माइनस के डी टी। देखो इस इक्वेशन को जब सेपरेट करेंगे तो कुछ वैसा मिलेगा हमें, माइनस के डी टी। ठीक है, इसको और थोड़ा सा हम अगर सेपरेट करें तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, r का पावर नीचे अगर n है तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस n डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक, अब क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद प्रॉपर लिमिट। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट। लिमिट में क्या रखेंगे हम, इनिशियल जो होगा वो हमारा क्या होगा, आर नॉट, सेम है, सारा कहानी सेम ही है, और टाइम क्या होगा इस टाइम पे 0, और फाइनल जो होगा वो हमारा क्या होगा, फाइनल जो होगा वो आर होगा, और इस टाइम पे जो है वो टाइम क्या होगा हमारा टी होगा। ठीक है, इंटीग्रेट कर देना है, सिंपल एकदम, आर नॉट से आर जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार, ठीक, आर नॉट से आर जाएगा, यहाँ पे आर माइनस एन डी आर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के 0 से टी तक जाएगा, और इधर डी टी। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेट कैसे करते हैं ये मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है, एक बार मैं फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x dx है, x का पावर n है, x का पावर n dx है, तो क्या हो जाता है इंटीग्रेशन में, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब इस इक्वेशन में देखोगे x की जगह पे क्या है, r है, और n की जगह पे माइनस n है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, r माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस n प्लस 1, r से r नॉट इज इक्वल टू माइनस के, और यहाँ पे t आएगा। ठीक है, उधर वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे वहां से हमारे पास क्या आएगा, t आएगा। ठीक है, यहां तक सब कुछ समझ में आया। अब देखो हम क्या करेंगे, अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, क्योंकि अभी इसको, और माइनस n प्लस 1 था और माइनस n प्लस 1 था। ठीक है, r से r नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसे हम कॉमन बाहर निकाल देंगे, 1/1 माइनस n हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1 माइनस n r नॉट बाई माइनस के टी। देखो ये कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ साथ में करते जाना, काफी आसान है। इसको हम उठा के उधर ले जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, और इधर हम लिमिट पुट कर देंगे, r का पावर 1 माइनस n माइनस r नॉट का पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू 1 माइनस n के टी। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब देखो हम क्या करेंगे, 1 माइनस n, साथ में यहाँ पे हमारे पास माइनस के टी है। अब इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस n जो है वो n माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर हमारा 1 माइनस n माइनस r 1 माइनस n इज इक्वल टू n माइनस 1 के टी। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आया। अब देखो इस इक्वेशन को याद करने में आप लोगों को डिफिकल्ट होगा, इसीलिए क्यों होगा, क्योंकि देखो r के जितने पावर है उसमें 1 माइनस n है,
लेकिन इधर n-1 है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे टर्म्स को भी n-1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बट्टा के नीचे ले आएंगे, और जैसे ही इसको नीचे लाएंगे हमें पावर जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा हमारा फाइनल हो जाएगा 1/r(n-1). ये समझ में आया? जब भी हम जो बट्टा है उसके ऊपर या नीचे ले जाते हैं, ऊपर रहा तो हम माइनस लगाएंगे वो नीचे आ जाएगा, और नीचे रहा तो पावर में माइनस लगाएंगे वो ऊपर चला जाएगा। ठीक, माइनस (1/r), ये r0 है, r0 n-1 इज इक्वल टू n-1 kT। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है। अब देखो इस इक्वेशन की खास बात ये है कि इसमें जैसे जैसे आप ऑर्डर की वैल्यू पुट करते जाओगे, आपको उस ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन मिलते जाएगा, एक्सेप्ट ऑर्डर 1 का। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पे ऑर्डर n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, अगर हम ऑर्डर n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा 1/r का पावर -1। n की वैल्यू 0 पुट करोगे क्या होगा हमारा, यहाँ से -1 बचेगा, और r0 में भी क्या बचेगा यहाँ पे 1/r0 का पावर -1 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से भी -1 बचेगा, -kT। इसे फर्दर सॉल्व कर दोगे, पावर अगर 1 है तो ये ऊपर चला जाएगा, -r0 इज इक्वल टू -kT, r इज इक्वल टू r0 -kT। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमें मिल गया फाइनली। ठीक है, इसी तरह से अगर आप n ऑर्डर की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ऑर्डर 2 का इंटीग्रेटेड रेट लॉ मिल जाएगा, ऑर्डर n की वैल्यू अगर 3 पुट करोगे तो ऑर्डर 3 का वैल्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर में वैलिड नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, दिस इक्वेशन नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमें एक जनरल इक्वेशन मिल गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फॉर एनी n ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा हमें हाफ लाइफ वाला। ठीक, हाफ लाइफ ऑफ n ऑर्डर रिएक्शन, n ऑर्डर रिएक्शन। कुछ नहीं करना है, आप लोग खुद से भी इसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो और हाफ लाइफ जो है nth ऑर्डर का उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत आसान है। देखो इधर अब क्या होगा, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, r0 से हमें r0/2 तक जाने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। ठीक है, मतलब कि जो r की वैल्यू है वो r0/2 हो जाएगी। ठीक, जो इक्वेशन आया है हमारा पीछे, अब उसमें हम इसे पुट कर देंगे। क्या आया था हमारे पास इक्वेशन, 1/r(n-1 1/r0(n-1) इज इक्वल टू n-1 kT। ठीक है, अब इसमें r की वैल्यू r0/2 पुट कर देंगे हम, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से r0(n-1/2 का पावर n-1। ठीक है, देखो r में अगर r की पावर n-1 है और r की वैल्यू r0/2 है तो ये पावर r0 में भी आएगा और 2 में भी आएगा, -1/r0(n-1) इज इक्वल टू n-1 kT। ठीक, अब देखो ये बटा में है तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या होगा यहाँ से 2 का पावर n-1/r0(n-1) -1/r0(n-1) इज इक्वल टू n-1 kT हाफ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा kT हाफ। ठीक है, देखो अब नीचे से r0 का पावर n-1 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, r0 n-1 क्या बचेगा यहाँ से 2 का पावर n-1 -1, इधर क्या बचेगा n-1 kT का हाफ। ठीक, अब देखो क्या करेंगे हम, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या होगा, ये n-1 का पावर r0
n-1, ठीक है। और इसको भी हम इधर ले आएंगे, ठीक है, n-1 और k इज इक्वल टू t हाफ, ठीक है। ये हुआ हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हाफ लाइफ का फॉर n ऑर्डर, ठीक है। इसको मैं लास्ट में लिख देना चाह रहा हूँ, t हाफ इज इक्वल टू 2 का पावर n-1 डिवाइडेड बाई k n-1 r नॉट का पावर n-1। ये हुआ हमारा फाइनल हाफ लाइफ का फॉर्मूला फॉर nth ऑर्डर, और ये था हमारा r का पावर n-1 बाई r नॉट का पावर n-1 इज इक्वल टू n-1 kt। इन दो फॉर्मूला को याद रखोगे तो तुम बाकी सारे ऑर्डर्स का इक्वेशन निकाल सकते हो। बाकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने डिटेल में सारी चीज़ें करवा रखी हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा 4th लेक्चर था। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।